बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 1 जो कि कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इसका जो अध्याय 4 जलवायु आज हम पढ़ेंगे। और इसके पहले के वीडियो देखने के लिए, पाठ 1 से 3 के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने प्रश्नोत्तर के भी वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, सोशल साइंस की प्लेलिस्ट पर, जिसमें कि इसके सारे वीडियो उपलब्ध है। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं जलवायु, तो चलो शुरू करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने अफवाह वाला लेसन भी पूरा पढ़ा है और स्थलाकृति वाला भी पढ़ लिया है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर भारत की जलवायु से हम समझ सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक, लंबी समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। तो यहाँ पे जलवायु की परिभाषा दे रखी है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि मतलब लंबे समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, जबकि जो जलवायु है वह लंबे समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्थाएं हैं या उनकी जो विविधता है उसके कुल योग को कहते हैं। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। मौसम जो है थोड़े थोड़े समय में बदल जाता है, लेकिन जलवायु जो है वो लंबे समय तक एक जैसी रहती है। लंबे समयावधि में किसी स्थान की जो मौसम की अवस्था रहती है उसे उसकी जलवायु कहा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। तो मानसून शब्द हमने यहाँ पे 3 मुख्य शब्द पढ़ लिए, जैसे मानसून, जलवायु और मौसम। तो मानसून जो होता है वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। तो मानसून जो है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, उसे हम मानसून कहते हैं। जबकि जो मौसम जो है एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था है। मौसम जो है दिन में कई बार बदल भी सकता है, जबकि जो जलवायु होती है वह लंबे समय की मौसम की अवस्था को और उसकी विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम आगे भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु होती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। मतलब देश के जो अलग अलग प्रदेश है उनकी जलवायु अवस्था में भिन्नताएं हैं, मतलब अलग अलग है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण मतलब वर्षा को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस
तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान माइनस या ऋण 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो देश के जो अलग अलग प्रदेश है उनमें तापमान में कितना अंतर हो जाता है। राजस्थान का तापमान इतना अधिक रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर का तापमान इतना कम भी रह सकता है। अब यहाँ आगे बताया गया है, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ रात का तापमान और जो दिन का तापमान होता है उसमें बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो दिन में 50 हो सकता है, जबकि रात को 15 हो सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो यहाँ पर प्रादेशिक रूप से अलग अलग स्थितियां होती है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। तो वर्षण मतलब वर्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें वर्षा की मात्रा और ऋतु के अनुसार उसके वितरण में अंतर होता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, मतलब हिमालय में जो वर्षा होती है हिम मतलब बर्फ के रूप में होती है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। तो देश के अधिकतर भागों में वर्षा का मौसम है, ठीक है, जून से सितंबर तक होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर यह वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से पश्चिम की ओर घटती जाती है, मतलब पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे वहाँ वर्षा कम होती जाएगी। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधताएं लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। मतलब वर्षा में जो अंतर आ रहा है या तापमान में जो अंतर आता है उसके कारण लोगों के जीवन में भी विविधता मतलब भिन्नता हमें दिखाई देती है। और यह भिन्नता किस रूप में दिखेगी? उनके भोजन में, वस्त्र में और घर के प्रकार के रूप में हमें दिखती है। यह दे रखा है, ज्ञात कीजिए राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। ठीक है, राजस्थान में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो यहाँ पर जलवायु में विभिन्नता या मौसम में अंतर के कारण ऐसा हो रहा है। अब आगे है जलवायवी नियंत्रण। जलवायु के अनुसार जो नियंत्रण है उसके बारे में बताया गया है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं 6 कुल। वह अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरी धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। तो इनके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो पृथ्वी क्योंकि गोलाई में है, इसका आकार गोलाई में है, तो इसमें जो सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है उसकी मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों अक्षांश और देशांतर के बारे में भी। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। ठीक है, तापमान जो है विषुवत वृत्त से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता जाएगा। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल की सघनता मतलब वायुमंडल की जो गहराई है मतलब सघनता जो है वह कम हो जाएगी और तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती, क्योंकि पहाड़ियां ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर जाने से वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब
एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। किसे बच्चों कि यह जो प्रभाव पड़ रहा है किससे, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समुद्र से दूरी बढ़ती है तो प्रभाव कम होता है, लोग विषमी मौसम अवस्था को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे दे रखा महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। उच्चावच मतलब ऊंचे पर्वत यदि रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है, ऊंचे पर्वत जो है ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते मतलब उसको रोकते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन जाते हैं। यदि कहीं पर्वत है और वायु जो है वर्षा लेने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं ये, ठीक है, वर्षा लेने वाली वायु, तो ऐसी वायु को यदि पर्वत रोक लेंगे तो वहां पर उस क्षेत्र में वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन विमुख ढाल ऐसे ढाल जो एक तरफ तो वो हवा को रोकेंगे, ठीक है, यदि हवा की दिशा उधर होगी तो वो हवा को रोकेंगे और उस तरफ यदि वर्षा वाली वायु आ रही है तो वहां पर जो पर्वत है वो उस वर्षा को रोक देंगे और उस क्षेत्र पर बारिश हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। और उसके जो दूसरे तरफ का भाग होगा पवन विमुख, जो हवा की दिशा में नहीं है उसके दूसरी दिशा में है, तो ऐसा जो ढाल होगा वो सूखा ही रह जाएगा। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, ऊंचाई, और यह अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।